गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग या द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते हैं। कल हमने किया था द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग ले रहा था, उसकी बल गतिकी निकाली थी, उसकी बल गति को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक जो है वो भाग लेते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिनमें दो क्रियाकारक भाग लेते हो। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते हो। तो देखिए इसके लिए अभिक्रिया क्या है, दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो A प्लस B दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू क्या होगा, K A की सांद्रता की पावर 1 और इंटू B की सांद्रता की पावर 1। ठीक है, ये क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं। तो एक क्रियाकारक A है, दूसरा कौन सा है, B। और इस अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कोटि क्या होगी, यहाँ की कोटि क्या होगी, इसकी भी सांद्रता 1 है और इसकी भी सांद्रता क्या है, 1 है, तो कोटि क्या आई, 2। ठीक है, कोटि क्या आई, 2। अब इस अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रियाकारक की एकांक यानी कि एक एक सांद्रता पर निर्भर करता है, एक और एक सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का वेग इस अभिक्रिया का वेग दो क्रियाकारकों के भिन्न भिन्न घातांकों के या भिन्न भिन्न एकांक घातांक के समानुपाती होता है। और संपूर्ण अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 2 होती है। संपूर्ण अभिक्रिया कोटि 2 होती है। अब यदि क्रियाकारक A और B की दोनों की सांद्रता क्या है, समान है, यानी कि A मोल पर लीटर है, A मोल पर लीटर है। यदि क्रियाकारक A और B की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता क्या है, समान है, यानी कि A मोल पर लीटर है, तो अभिक्रिया पूर्व में दी गई रासायनिक बल गतिकी का पालन करती है। यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग लेता है, उसमें क्या थी, A की सांद्रता क्या थी, A मोल पर लीटर थी। और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इन दोनों की सांद्रताओं को समान कर दिया है। अब दोनों की क्या है, सांद्रता A मोल पर लीटर है। अगर दोनों की सांद्रताएं A मोल पर लीटर है तो ये पहले वाले की जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी, हमने पहली द्वितीय कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी, उसकी रासायनिक बल गतिकी का पालन करती है। तो उसके लिए K की वैल्यू क्या आई थी, K इज इक्वल टू क्या था, x/T इंटू A इंटू A माइनस एक्स। ठीक है, यदि हम क्रियाकारक A व B की प्रारंभिक सांद्रताएं समान लेते हैं, यानी कि A मोल पर लीटर, दोनों की सांद्रताएं क्या है, A की भी सांद्रता है A मोल पर लीटर और B की सांद्रता भी क्या है, A मोल पर लीटर है, तो अभिक्रिया पूर्व में जो हमने द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी निकाली थी, उस बल गतिकी का ही पालन करती है। तो उसके लिए क्या था, K इज इक्वल टू x/T, उसके लिए उस बल गतिकी के लिए समाकलित वेग समीकरण K इज इक्वल टू क्या था, x/T A इंटू A माइनस एक्स। तो ऐसी परिस्थितियों में समीकरण, इसको लगा लेते हैं समीकरण 1, इस समीकरण द्वारा ऐसी परिस्थितियों में समीकरण 1 द्वारा ही समाकलित वेग समीकरण दर्शाई जाती है। इन परिस्थितियों में समीकरण 1 द्वारा समाकलित वेग समीकरण दर्शाई जाती है इस अभिक्रिया के लिए। अब दूसरी बात करते हैं, अब इन दोनों की हम क्या लेते हैं, अलग अलग सांद्रताएं लेते हैं। इन दोनों की क्या करेंगे, अलग अलग प्रारंभिक सांद्रताएं लेते हैं। यानी कि A की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर और B की प्रारंभिक सांद्रता कितनी ली, B मोल पर लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग सांद्रताएं लेते हैं। तो माना क्रियाकारक A की प्रारंभिक सांद्रता है A मोल पर लीटर और B की प्रारंभिक सांद्रता है B मोल पर लीटर, जो T समय में घटकर कितनी हो जाती है, A माइनस एक्स
और b माइनस एक्स हो जाती है। माना क्रिया कारक A व B की प्रारंभिक सांद्रता A मोल पर लीटर है और क्रमशः A मोल पर लीटर और B मोल पर लीटर है, जो t समय में घटकर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स मोल पर लीटर हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए, ये जो अभिक्रिया है, अभी मैं इसको हटा रही हूं। ठीक है, ये अभिक्रिया है। अब t बराबर यहाँ पे लिख लेंगे समय। ठीक है, t बराबर 0 पर क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है A और क्रिया कारक A की प्रारंभिक सांद्रता है A और क्रिया कारक B की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? B मोल पर लीटर। ठीक है, t समय पर क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है A माइनस एक्स और इसकी क्या हो जाती है? B माइनस एक्स। इसकी क्या हो जाती है? B माइनस एक्स। तो क्रिया कारक A व B की प्रारंभिक सांद्रताएं क्रमशः A मोल पर लीटर और B मोल पर लीटर है, जो t समय में घटकर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स हो जाती है, जो t समय में घटकर A माइनस एक्स और B माइनस एक्स हो जाती है। अब अभिक्रिया का वेग क्या होगा? t समय पर अभिक्रिया का वेग, अब t समय पर अभिक्रिया का वेग ROR, t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? K A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। क्या था अभिक्रिया का वेग? ROR इज इक्वल टू K A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। अब हम कौन से समय पर निकाल रहे हैं? t समय पर अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं। तो t समय पर क्रिया कारक A की सांद्रता क्या है? A माइनस एक्स और क्रिया कारक B की सांद्रता क्या है t समय पर? B माइनस एक्स। तो मान रख दिया, ROR इज इक्वल टू क्या आया? K A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब माना क्रिया कारक जो है वो क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या है? dx है। माना क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन क्या है? dx है। तो अब सांद्रता में, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, एक बार वापस से देखिए कि हमने क्या किया है। यहाँ पे A की प्रारंभिक सांद्रता ली है A मोल पर लीटर और B की सांद्रता ली है B मोल पर लीटर। ठीक है, अब t समय पर क्या हो जाती है? A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, B की सांद्रता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? t समय पर अभिक्रिया का वेग निकाला, ROR इज इक्वल टू K इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1। अब माना क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन, क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन dx है, तो क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ROR इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ROR इज इक्वल टू क्या हुआ? dx अपॉन dt। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से क्या हो जाएगा? इक्वेशन इक्वेशन 2 तो मैंने हटा दी, कोई नहीं। इक्वेशन 2 क्या है? मैं वापस से लिख रही हूँ, ROR इज इक्वल टू K A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन 2 है। तो अब इक्वेशन 2 और 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या होगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या आया? dx अपॉन dt इज इक्वल टू K A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, K इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये क्या कहलाता है? इसको समीकरण नंबर कितना लगाएंगे? 4। ये क्या कहलाता है? समीकरण 4, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया
जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते हैं, उसके लिए क्या है? अवकलित वेग समीकरण है। अवकलित वेग समीकरण, ये क्या कहलाता है? समीकरण 4 इस अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण कहलाता है। अवकलित वेग समीकरण। अब हम क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए पैटर्न सबका एक ही है। पहले क्रियाकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, फिर t समय पर सांद्रता, फिर जो उनका मान रखने पर आएगा वो अवकलित वेग समीकरण, फिर अवकलित वेग समीकरण को क्या करके पुनर्व्यवस्थित करके फिर उसका समाकलन करना, और समाकलन करने से जो आएगा वो हो जाएगा उसका समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, सबका पैटर्न तीनों में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तीनों में ही पैटर्न क्या है? सबका ही सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया? अवकलित वेग समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे? हम इसको रीअरेंज करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स को इधर लेके आ गए, और इधर क्या आया? dt इधर आ गया, k इंटू डी टी, के इंटू डी। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? आंशिक विभाजन करने पर इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 5। इसका क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 5 का आंशिक विभाजन करने पर, समीकरण 5 का आंशिक विभाजन करने पर, आंशिक विभाजन करने पर, समीकरण 5 का आंशिक विभाजन करने पर, तो आंशिक विभाजन करने पर क्या आता है? समीकरण 5 का आंशिक विभाजन करने पर क्या आता है? देखिए देखिए ये क्या है? समीकरण 5 है, क्या है? dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इस समीकरण का आंशिक विभाजन करने पर 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ब्रैकेट में क्या है? माइनस बी एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस बी एक्स अपॉन b माइनस एक्स, माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस dx अपॉन b माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? के डी। ठीक है, क्या आया? इस समीकरण 5 का आंशिक विभाजन करने पर 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स प्लस dx अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका समाकलन करने पर समीकरण कौन सा लगाएंगे? इसको 6। इसको कैसे आया ये तो अब बुक में ही जानते हैं, बाकी तो ये इसका आंशिक विभाजन यूं ही किया हुआ है। ठीक है, इसको अलग अलग करके लिखा होगा, थोड़ा सा हल्का सा विभाजन करके। ठीक है, dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इसका आंशिक विभाजन करने पर ये आया है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? समाकलन करने पर समीकरण 6 का, समीकरण 6 का समाकलन करने पर समीकरण 6 का क्या किया हमने? समाकलन किया। तो समाकलन करने पर देखिए क्या आता है? 1 अपॉन a माइनस बी, 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट में ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, के टी प्लस आई।
ठीक है। समीकरण 6 का क्या किया, समाकलन किया। तो समाकलन करने पर क्या आता है, 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अब यहाँ पे t क्या, सॉरी i क्या है, i है समाकलन स्थिरांक। क्या है, समाकलन स्थिरांक है। i क्या है, यहाँ पे समाकलन स्थिरांक है। और समाकलन स्थिरांक का मान कहाँ से निकालते हैं, प्रारंभिक परिस्थितियों से। समाकलन स्थिरांक का मान कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक परिस्थितियों से। और प्रारंभिक परिस्थितियां क्या है, t बराबर 0, t बराबर 0 पर x की सांद्रता क्या थी, 0। ठीक है, t बराबर 0 पर x की सांद्रता 0 है। तो यहाँ पे ln a x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो a माइनस 0 क्या हो जाएगा, ln a। और ये क्या हो जाएगा, ln b माइनस एक्स ln b। ठीक है, तो क्या आया देखिए, 1/a माइनस b ln a माइनस ln b इज इक्वल टू t क्या है, 0 है, तो k इंटू 0 प्लस i। तो i की वैल्यू क्या आई, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a माइनस बी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू i। i की वैल्यू क्या आई, 1/a माइनस बी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू i। अब ये जो i की वैल्यू आई है वो हम कहाँ रखेंगे, वापस से इस समीकरण में रखने पर, वापस से इस समीकरण में रखने पर। इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसको लगा लेते हैं इस समीकरण नंबर 7। अब यहां से जो ये i की वैल्यू आई है, ये i की वैल्यू हम क्या रखेंगे, वापस से समीकरण 7 में रखेंगे। i की वैल्यू समीकरण 7 में रखने पर ये यहाँ पे क्या है, k इंटू 0 प्लस आई, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, k इंटू 0 प्लस आई है। ठीक है, और फिर i की वैल्यू क्या आई, यहाँ से k इंटू 0 तो 0 हो गया, और i की वैल्यू क्या आई, 1/a माइनस बी ln a माइनस ln b इज इक्वल टू i। अब ये जो i की वैल्यू आई है वो हम वापस से इस समीकरण 7 में रखेंगे। तो देखिए 1/a माइनस बी ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस i की वैल्यू क्या है, प्लस i है, के टी प्लस i। अब i की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो रख देते हैं प्लस 1/a माइनस बी क्या है, ln a माइनस ln b। ठीक है, तो i की वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, देखो 1/a माइनस बी, ये क्या है ln, ये क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। ठीक है, फिर ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a माइनस b, ये क्या हो जाएगा ln a अपॉन b, क्या हो जाएगा ln a अपॉन b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पूरा पक्षांतरण कर लेंगे इस साइड। तो देखिए ये देखो, ये फॉर्मूला है ln a माइनस ln b।
इज इक्वल टू क्या होता है ln a अपॉन b। ये क्या है एक फॉर्मूला, ठीक, हाँ लॉग वाला, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से ये इससे होगा, तो माइनस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा लॉग को, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ln a माइनस एक्स अपॉन ln b माइनस एक्स, वैसे ये सेम ln a अपॉन b। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पक्षांतरित करेंगे, पक्षांतरित करने पर देखिए 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस b ln a अपॉन b ln a अपॉन b इज इक्वल टू क्या है k t, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व करने पर क्या आता है, इसको और सॉल्व करने पर 1 अपॉन a माइनस बी ln क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, और दोनों में 1 अपॉन a माइनस बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, ये a इंटू में क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस का चिन्ह था यहाँ पे, माइनस का चिन्ह यहाँ से हटाया तो ये क्या हो गया a अपॉन बी था, तो ये क्या हो गया उल्टा हो गया b अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू k इंटू टी, ठीक है। अब t को यहाँ लेके आते हैं, t को इस साइड लेके आए तो क्या हो गया 1 अपॉन टी a माइनस बी, 1 अपॉन टी a माइनस बी ln इसको हम क्या लिख सकते हैं b a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स, फिर क्या है इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू क्या है के है, ठीक है। 1 अपॉन टी a माइनस बी ln b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे हम ln को किस में चेंज करेंगे, लॉग में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे लॉग में। तो लॉग में चेंज करने पर देखिए लॉग में चेंज करने पर क्या आता है, देखिए 1 अपॉन k इज इक्वल टू ये k इज इक्वल टू, इसको लॉग में चेंज कर दिया तो क्या आ गया 2.303 अपॉन t इंटू में क्या है a माइनस बी, ठीक है। फिर इसको ln को लॉग और क्या है b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। ये जो इक्वेशन है लास्ट कौन सी लगाई थी इक्वेशन 7 और ये कौन सी हो जाएगी 8, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रिया कारक भाग ले रहे हैं उसके लिए क्या है समाकलित वेग समीकरण है, क्या है समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है। क्या है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू a माइनस बी लॉग b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं उसके लिए क्या है समाकलित वेग समीकरण है, क्या है समाकलित वेग समीकरण। अब द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ये यहां तक इसकी बल गति की क्या होती है कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे इसका अर्ध आयुकाल निकालेंगे, तो फटाफट से देख लेते हैं इसका अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल किस पे बेस है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग ले रहा है, जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग ले रहा है उस पर अर्ध आयुकाल द्वितीय कोटि का, जिसमें केवल एक अभिक्रिया
सॉरी ए क्रिया कारक भाग ले रहा है उस द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल जब अभिक्रिया में एक ही क्रिया कारक भाग लेता है। जब अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रिया कारक जब अभिक्रिया का वेग केवल एक क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आया था? K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी ए इंटू ए माइनस एक्स। क्या जब हमने पहली पढ़ी थी द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रिया कारक भाग लेता है, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण K इज इक्वल टू क्या आया था? K इज इक्वल टू था एक्स अपॉन टी ए इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, अब t हाफ है या हम कह सकते हैं t 50% पर, t हाफ पर क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो जाएगी? क्रिया कारक की सांद्रता हो जाएगी a माइनस एक्स जो है t हाफ पर a माइनस एक्स हो जाएगा a/2 और उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? a/2। ठीक है, t हाफ पर a माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? a/2 और उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? x बराबर a/2 हो जाएगी। तो मान रखने पर a माइनस एक्स का मान क्या रखेंगे? a/2 और x की वैल्यू क्या रखेंगे? a/2। तो k इज इक्वल टू क्या आया? k इज इक्वल टू आया a/2 अपॉन t इंटू a क्या है? a/2। अब ये a/2 से a/2 हो गया कट, तो k इज इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन t इंटू a। ठीक है, ओ यहाँ पे t हाफ रखना था। ठीक है, t हाफ या फिर कह सकते हैं हम t 50%। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन t हाफ इंटू a और t हाफ क्या हो जाएगा? t हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन k इंटू a। t हाफ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन k इंटू a। ठीक है, तो ये क्या है? द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल t हाफ इज इक्वल टू क्या आया? 1 अपॉन k इंटू a। 1 अपॉन k इंटू a। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो क्रिया कारक a की प्रारंभिक सांद्रता की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्रिया कारक a की प्रारंभिक सांद्रता की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल t हाफ जो है